चलिए, है ना। कल की क्लास में हम लोग सॉल्युबिलिटी के ऊपर बात कर रहे थे। दो केस हो गए थे, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। ठीक है, चलिए अभी ये जो केसेस हमने दो डिस्कस किए थे, इसके बाद मैंने आपको बोला था कि हमें एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि हम बार बार इस तरह से लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी ये सब सॉल्व करें। तो हम लोगों को कुछ जुगाड़ से सॉल्व करना होता है, और जुगाड़ क्या होता है उसके ऊपर बात करते हैं। पर पहले मैं दोनों ऑर्डर एक बार लिख देता हूँ। बेटा, केस 1 का जो एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें एग्जाम्पल था NaF, NaCl, NaBr और NaI। और इसमें हमने क्या बोला था कि कॉमन आयन कौन है बेटा? सोडियम। और कॉमन आयन कैसा था बेटा? स्मॉल। कॉमन आयन स्मॉल था, तो हमने किससे सॉल्व करा था? लैटिस एनर्जी से। और लैटिस एनर्जी से सॉल्व करने के बाद जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर आया था वो कैसा आया था? इंक्रीजिंग। ठीक है, ऐसा ऑर्डर आया था। और केस 2 पे बात करता हूं। केस 2 में हम लोगों ने जो सॉल्व किया था वो था बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट। मैंने बोलता सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर सॉल्युबिलिटी का कोई है जो है ना पूछा जाता है वो यही होता है। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कॉमन आयन कौन था बेटा? सल्फेट। और सल्फेट कैसा था? लार्ज। और इसमें हमने क्या अप्लाई करा था? हाइड्रेशन एनर्जी। और यहाँ पर डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी क्या हो रही थी? डिक्रीज हो रही थी। ठीक है, ये दो ऑर्डर हमने कल बना लिए थे। अब याद करिएगा, यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं तो ध्यान सुना, हम लोगों के पास बार बार इतना सब कुछ सोचने का टाइम नहीं होगा। तो हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग सिर्फ इतना देखेंगे कि कॉमन आयन छोटा है या कॉमन आयन बड़ा है। तो ये तो अपने को क्वेश्चन में ही दिख जाएगा कि कॉमन आयन छोटा है या कॉमन आयन बड़ा है। अब देखो, कॉमन आयन के अलावा वाले आयन को देखो। सोडियम कॉमन है, तो कॉमन आयन के अलावा कौन आ रहा है बेटा? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। और यहां पर बताइए कॉमन आयन सल्फेट है, सल्फेट के अलावा कौन दिख रहा है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। क्या फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सेम ग्रुप के एलिमेंट है या नहीं बेटा? है। और क्या बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम भी सेम ग्रुप के हैं या नहीं बेटा? है। तो अब ध्यान से सुनना, कॉमन आयन अगर छोटा है तो आप देखो डाउन द ग्रुप जाने पर, डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। और अगर कॉमन आयन बड़ा है तो डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। तो अपने पास यही फंडामेंटल रहेगा कि अगर कॉमन आयन छोटा है और डाउन द ग्रुप की बात हो रही तो सॉल्युबिलिटी बढ़ा देना है, और अगर कॉमन आयन बड़ा है तो डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी को कम कर देना है। नोट बनाइएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा। इफ कॉमन आयन इज स्मॉल, if common ion is small, if common ion is small, then on moving down the group, if common ion is small, then on moving down the group, if common ion is small, then on moving down the group solubility increases. If common ion is small, then on moving down the group solubility increases. ठीक है, और दूसरा पॉइंट लिखिएगा, if common ion is large, if common ion is large, then on moving down the group, solubility decreases. Solubility decreases. तीसरा पॉइंट लिखें, if common ion contains up to 10 electrons, if common ion contains up to 10 electrons, then it is considered to be small. If common ion contains up to 10 electrons, then it is considered to be small. चलिए, है ना। अब देखो जरा ध्यान से, ये जो 3 पॉइंट हम लोगों ने लिखे हैं बेटा, ये तीनों पॉइंट में से 2 पॉइंट शुरुआत के जो थे वो तो अभी डिस्कस करें, और तीसरा पॉइंट जो कल हम पढ़ चुके थे कि अगर 10 इलेक्ट्रॉन तक वाला आयन है तो उसको क्या मानेंगे? छोटा। और 10 से ज्यादा वाले को क्या मानेंगे? बड़ा। ठीक है, अब आइए आपके सामने कुछ 7 ऑर्डर्स यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग। इन 7 ऑर्डर्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले, ध्यान से सुनेगा बेटा। सबसे पहला जो ऑर्डर आपके सामने आ रहा है उस पर बात करते हैं। मुझे बताइए इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? लिथियम फ्लोराइड। इसका कॉमन आयन फ्लोराइड। समझ में आ रहा क्लियरली, है ना नाम से? तो बेटा यहाँ पर कॉमन आयन कौन है? फ्लोराइड। और मुझे बताइए फ्लोराइड में, फ्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? F माइनस, है ना। बाई चांस कभी ऐसा लिख देना Al, F3, Mg, F2, NaF, मुझे बताइए इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? तो कॉमन आयन तो फ्लोराइड है। ये मत देखना कि 3 फ्लोराइड है, पता चला तुम ऐसे गिन दो। फ्लोराइड तो फ्लोराइड ही होता है। फिर इसके इलेक्ट्रॉन गिनोगे तो 10 से ज्यादा आ जाएंगे, है ना।
तो अपने को तो फ्लोराइड पे चलना है, ठीक है। वो या नीचे 2 हो, 3 हो, 10 हो, 20 हो, वो तो डिपेंड करेगा चार्ज के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अभी मुझे बताइए कॉमन आयन फ्लोराइड है, फ्लोराइड में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 10, और कॉमन आयन अगर 10 इलेक्ट्रॉन वाला है तो उसको क्या मानेंगे स्मॉल। अच्छा अगर कॉमन आयन छोटा है तो बताइए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम डाउन द ग्रुप जा रहे कि नहीं जा रहे, जा रहे। कॉमन आयन छोटा है, डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, तो ये ऑर्डर आ जाएगा। मुझे बताइए अगले वाले कंपाउंड के नाम बोलो। सीजियम फ्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड। कॉमन आयन कौन है बेटा सीजियम। अच्छा मुझे बताइए इसमें 10 इलेक्ट्रॉन या 10 से ज्यादा, तो इसको क्या मानेंगे लार्ज। और कॉमन आयन लार्ज है तो डाउन द ग्रुप फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बताइए अगले वाले केस में कॉमन आयन कौन है नाइट्रेट। नाइट्रेट आयन का फॉर्मूला बोलो, NO3 पे -1। इसमें 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, समझ में आता है क्लियरली, तो ये क्या होगा बेटा लार्ज। और अगर कॉमन आयन बड़ा है तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगले वाले पे आइए, मुझे बताइए इसमें कॉमन आयन कौन दिख रहा है बेटा हाइड्रोक्साइड। इसमें भी कॉमन आयन हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला OH2 होता है क्या, क्या होता है OH-। अब वो 2 लिखा हो 3 लिखा हो उसको नहीं देखना, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहां पर भी कॉमन आयन कौन है बेटा हाइड्रोक्साइड। मुझे बताइए इन दोनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन है या नहीं बेटा है, तो कॉमन आयन कैसा हो गया स्मॉल। अगर कॉमन आयन स्मॉल है तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब यहां पर डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी क्या कर देनी बेटा इंक्रीज कर देनी है। ध्यान सुनते जाना। अभी ये जो लिखा है अभी, इसके अलावा 2 और पॉइंट के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। वो 2 पॉइंट क्या है ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अगर ग्रुप 1 के साथ, ध्यान सुनना है ना, 8th नंबर और 9th नंबर की बात कर रहा हूं, क्या लिख रहा हूं मैं, ग्रुप 1 के साथ, ग्रुप 1 के साथ अगर कार्बोनेट आता है या बाय कार्बोनेट आता है तो मुझे बताओ कार्बोनेट में 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है या नहीं है बेटा है, बाय कार्बोनेट में भी 10 से ज्यादा है या नहीं है, और 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है मतलब कॉमन आयन बड़ा है। लेकिन ग्रुप 1 के साथ अगर ये आते हैं तो इनको स्मॉल मानना है। क्या मानना है बेटा स्मॉल मानना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर ग्रुप 1 के साथ कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट आता है तो उसको आपको ट्रीट करना है स्मॉल आयन की तरह। मुझे बताओ यहां पर अगर मैं लिख देता हूं Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, है ना, इसके बाद Rb2CO3, और हमने साथ में क्या ले लिया बेटा CS2CO3। मुझे बताइए क्या ये ग्रुप 1 के कार्बोनेट है या नहीं बेटा है। इसी तरीके से ग्रुप 1 के बाइकार्बोनेट में लिथियम नहीं ले रहा हूं क्योंकि लिथियम सॉलिड स्टेट में नहीं मिलता। एक्चुअल में हम जो ये पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सॉलिबिलिटी। देखो सॉलिबिलिटी चैप्टर जब आप या सॉल्यूशन चैप्टर जब आप पढ़ते हैं तो आप उसमें पढ़ते हैं अलग अलग तरह के सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, है ना, लिक्विड इन गैस, गैस इन लिक्विड, ऐसे पढ़ते हैं आप। तो वैसे यहां पर जो ये हम पढ़ रहे हैं ना ये सारा, ये सॉलिड इन लिक्विड है, मतलब आपका सॉल्यूट सॉलिड होगा और सॉल्वेंट लिक्विड होगा। सॉलिड को आपने किस में डाल दिया लिक्विड में। तो अगर मैं LiHCO3 लिखता ना तो LiHCO3 सॉलिड में नहीं मिलता, खुद ही लिक्विड होता है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है लिक्विड इन लिक्विड, और इसीलिए हम उसको यहाँ कंपेयर नहीं कर रहे। तो हम यहाँ पर सिर्फ कौन ले रहे हैं बेटा NaHCO3, KHCO3, RbHCO3, और साथ में कौन आ रहा है बेटा CSHCO3। ध्यान से देखिएगा। मुझे बताइए यहाँ पर कॉमन आयन कार्बोनेट है, कॉमन आयन बार कार्बोनेट है, किसके साथ आ रहा है बेटा ये ग्रुप 1 के साथ। ग्रुप 1 के साथ इन कॉमन आयन को छोटा मानना है या बड़ा मानना है, छोटा। और कॉमन आयन अगर छोटा है तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, वरना अगर आप इसको छोटा नहीं मानते हो तो फिर आप इसको एक्सेप्शन मान लो। ले दे के बात हुई है कि भाई अगर आप इसको नॉर्मल केस से चले तो ये बड़े हैं और कॉमन आयन बड़े हैं तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी कम होनी चाहिए थी, तो आप फिर इसको एक्सेप्शन मान लो कि भाई कम होने के बजाय बढ़ गया। और या तो एक्सेप्शन की तरह ट्रीट कर लो या फिर ये याद कर लोगे तो एक्सेप्शन याद नहीं करना पड़ेगा, अलग से बात नहीं है। अब एक केस आपको बताया जा रहा है यहां पर जो आपको याद करना है अलग से, मतलब एक्सेप्शनल केस की बात करूं, ध्यान से देखना। मैं आपके सामने लिखता हूं BeF2, MgF2, CaF2, SrF2 और BaF2। ध्यान से देखिए इनको, ये सारे के सारे, इसका नाम बताओ क्या होगा, बेरिलियम फ्लोराइड, इसका कैल्शियम। सारे के सारों में कॉमन आयन कौन है फ्लोराइड। अच्छा फ्लोराइड आयन छोटा या बड़ा, छोटा। अगर कॉमन आयन छोटा तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी बढ़नी चाहिए, बिल्कुल बढ़ती है, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी बढ़नी चाहिए, बढ़ रही है। बस प्रॉब्लम यह है कि इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होनी थी और इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होने के बजाय सबसे ज्यादा मिलती है। ये इसमें एक एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा कि भाई BeF2 मिनिमम सॉल्युबल के बजाय क्या हो जाएगा मैक्सिमम सॉल्युबल। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेरिलियम +2 का चार्ज भी ज्यादा और साइज भी छोटा है। साइज छोटा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है ज्यादा। लेकिन ठीक है, कहने के लिए एक्सेप्शन है, तो इसको याद रखना है आपको, नोट कर लीजिए इन ऑर्डर्स को। आगे बढ़ते हैं।
है ना। कार्बोनेट को अपन कार बोल देंगे, बाई कार्बोनेट को अपन बेकार बोल देंगे, या बाइक बोल दो, तुम्हारी इच्छा है। तो ग्रुप 1 के साथ कार आ जाए और बाइक आ जाए, या कार बेकार आ जाए, तो क्या हो जाएगा, वो छोटा मान लेना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कब है? 7 जून से, मतलब अब अगला पड़ाव वही है। इससे पहले तो कोई मैच वैच है नहीं, मतलब है आरसीबी जीतेगी। है। हाँ सपना, इसलिए तो कहते हैं सपने सपने ही रहते हैं, प्रयत्न करना पड़ता है सपनों को पूरा करने के लिए। अभी 14-15 साल से प्रयत्न कर ही जा रहे हैं। अच्छा, हारती बाकी भी टीम है पर उनका कोई नामो निशान नहीं है। हाँ, उनसे उम्मीदें भी कम रहती है ना। हाँ, अब क्या, आरसीबी स्टार स्टडेड टीम है, अरे बढ़िया बढ़िया प्लेयर लेके फिर हार जाते हैं, थोड़ा सा वो है अगले साल की ना। लोग जीतने की प्लानिंग करते हो, सोचते कि उम्मीदों को पहले बढ़ाया जाए, फिर उम्मीदों को कैसे चकनाचूर किया जाए, इसकी प्लानिंग करते साल भर। छाप लिए, फटाफट लिखे जिन्होंने नहीं लिखा, 1 मिनट का और समय है। कौन? आरसीबी? हाँ बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, उसमें क्या बोल रही है? मैच फिक्स तो सारे ही मैच फिक्स ही रहते हैं, चाहे मुंबई हो चाहे चेन्नई हो। बहुत मासूम बालक है तू, कैसे तू जिएगा इस दुनिया में, इस निर्दयी दुनिया में तू कैसे जीवन यापन करेगा बेटा? तेरे को तो बेच खाएंगे लोग बाग। हाँ, इस जालिम दुनिया में, सही बात है। हो गया ना। चलो, आए से आगे बढ़े। अब देखो, ये जो सॉल्युबिलिटी के ट्रेंड्स थे, इसके बाद कुछ और पॉइंट्स पे हमें बात करना है। वो पॉइंट्स क्या है, नोट लिखिएगा, सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा। देखो इधर ध्यान से ना, अभी हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे ना इससे पहले, इन क्वेश्चंस में हम लोग क्या बना रहे थे, ऑर्डर, ठीक। लेकिन ऑर्डर के अलावा और क्या बातें आ सकती है वो समझिएगा। आपको कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा, जैसे मान लो बोल दिया कैल्शियम सल्फेट, बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, और आपसे पूछ लिया, एक दे दिया आपको LiNO3, ठीक है, चलो मैं इसको भी यहाँ चेंज करके इसको कर देता हूँ NaCl, ठीक। मान लो ये 4 ऑप्शन दे दिया आपको, और आपसे पूछा जाए कि बताओ ये सॉल्ट सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, या फिर आपसे पूछे इन चारों में से कौन सॉल्युबल कौन इनसॉल्युबल। बेटा ऑर्डर बनाना तो कंपेरेटिवली आसान था, भले सॉल्युबल हो चाहे इनसॉल्युबल हो, जिसका केएसपी ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, जिसका केएसपी कम उसका सॉल्युबिलिटी कम। लेकिन यहां पर जब 4 अलग अलग कंपाउंड आपको दे देगा और पूछेगा डायरेक्टली ये बताओ कि इन चारों में से कौन सॉल्युबल कौन इनसॉल्युबल, तो ऐसे क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको उसके फैक्ट्स ऑलरेडी पता होंगे, ठीक है। इसमें कोई
ऑर्डर वाटर काम नहीं आएगा। हाँ, कॉमन आयन होता सब में, सल्फेट 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 सल्फेट, तो मैं ये ऑर्डर लगा के सॉल्व कर लेता कि भाई कौन सॉल्युबल कौन इनसॉल्युबल। लेकिन अब चारों कंपाउंड ही अलग दे दे अगर आपको, कि एक सल्फेट दे दे, एक क्लोराइड दे दे, एक नाइट्रेट दे दे, कुछ और दे दे, और आपसे पूछे कौन डायरेक्टली सॉल्युबल कौन डायरेक्टली इनसॉल्युबल, तो इसको आपको सॉल्व करने के लिए फैक्ट्स पता होने चाहिए। और जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, वो या तो हेलाइड्स के लिए आता है कि कौन सा हेलाइड सॉल्युबल होगा कौन सा हेलाइड इनसॉल्युबल होगा, और या फिर क्वेश्चन किसके लिए आता है बेटा, सल्फेट्स के लिए आता है कि कौन सा सल्फेट सॉल्युबल होगा और कौन सा सल्फेट इनसॉल्युबल होगा। आइए दोनों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले याद करेंगे क्यों आज होगा प्रभात। क्यों आज होगा प्रभात, क्यों आज होगा प्रभात, प्रभात का मतलब सवेरा, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ठीक है। हाँ, तो आइए क्यों आज होगा प्रभात की बात कर रहे हैं। अब इसको कैसे भी याद कर लो, क्यों आज होगा प्रभात, आज क्यों होगा प्रभात, होगा क्यों आज प्रभात, प्रभात क्यों होगा आज, जैसे चाहो वैसे याद कर लो, सारे आगे पीछे मतलब उल्टा सीधा मेरा नाम कैसा भी है ना, सब एक समान वाली जो पहेलियां चलती है ना बचपन में, वैसा है। तो क्यों आज होगा प्रभात, ध्यान सुनना, क्यों आज होगा प्रभात के जो सीबीआई होते हैं, अब सीबीआई समझ में आ जाएगा कौन है, क्या होता है भैया, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। तो क्यू का सी, क्यू का बी, क्यू का आई, आज का सीबीआई, एच जी का है ना, ये सब आ गया। ये सब जो सीबीआई है ना, ये इनसॉल्युबल होते हैं। क्या होता है बेटा, इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल मतलब प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है। जो सॉल्युबल होता है वो सॉल्यूशन बना लेगा, जो इनसॉल्युबल होगा वो प्रेसिपिटेट बना लेगा। अब जैसे मान लो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता, सिल्वर का फ्लोराइड एजीएफ, सिल्वर का क्लोराइड, सिल्वर का ब्रोमाइड, सिल्वर का आयोडाइड, और डायरेक्टली पूछे इनमें से कौन सॉल्युबल है, तो अपने को पता होना चाहिए सीबीआई तो इनसॉल्युबल है, तो फ्लोराइड कैसा होगा, सॉल्युबल। अभी क्वेश्चन देखेंगे ऐसा। दूसरा, सल्फेट के बारे में बात करेंगे, और सल्फेट भी क्या बना लेते हैं बेटा, प्रेसिपिटेट, और सल्फेट क्या होते हैं, इनसॉल्युबल, है ना। वो कौन से सल्फेट होते हैं, चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। तो सल्फेट जो है वो है, आज सारे बाराती कैसे पागल हो गए, ठीक है। याद करने का तरीका बोलिए, आज सारे बाराती कैसे पागल हो गए। इनके जो सल्फेट होंगे वो भी क्या मिलेंगे, इनसॉल्युबल। अब जरा सल्फेट पे ध्यान देना, कल मैंने स्टार मार्क करवाया था, सबसे ज्यादा बार आने वाला क्वेश्चन वो सल्फेट का ही तो था, और ग्रुप 2 का सल्फेट था। ध्यान से देखो, क्या ये ग्रुप 2 वाले हैं या नहीं है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। मतलब कैल्शियम का सल्फेट, स्ट्रोंशियम का सल्फेट और बेरियम का सल्फेट पीपीटी होता है, जबकि बेरिलियम और मैग्नीशियम का सल्फेट सॉल्युबल होता है। इस बार जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, अगेन पूछा गया था, ये पांचों सल्फेट दिए थे कल जो हमने लिखे थे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इंटीजर टाइप क्वेश्चन, जेई मेन में इंटीजर टाइप आता है। तो उसमें क्वेश्चन पूछा था कि इन पांच में से कितने इनसॉल्युबल है, तो आंसर वाज 3। ये 3 इनसॉल्युबल थे, क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम इसमें नहीं आ रहा, मतलब वो क्या होगा, सॉल्युबल, ठीक है। एक काम करें, पहले इसको नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं, इस पे क्वेश्चन कैसा फ्रेम होगा वो देखते हैं, और आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज पोलराइजेशन, फजान्स रूल। क्यों आज होगा प्रभात का सीबीआई इनसॉल्युबल, और आज सारे बाराती कैसे पागल हो गए के सल्फेट इनसॉल्युबल। चलिए नोट डाउन, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो अभी हम लोगों ने दो है ना ये ऑर्डर्स लिखे हैं, इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा हूं, लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, which of the following compound is soluble, which of the following compound is soluble। चलो बताइए, फर्स्ट वाले कंपाउंड में, मतलब फर्स्ट वाले केस में आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, है ना, क्योंकि एजीएफ सॉल्युबल है, बाकी तीनों इनसॉल्युबल। अगला क्वेश्चन लिखे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज इनसॉल्युबल।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज इनसॉल्युबल? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज इनसॉल्युबल? ठीक है, एक बात समझ ले, यहां पर बेटा हेलाइड दिख रहा है सिल्वर का, फ्लोराइड जो है वो तो सॉल्युबल होगा, और बचा कौन यहाँ पर? सल्फेट दिख रहा है, ये भी सल्फेट दिख रहा है। सल्फेट का फैक्ट आपको बता रखा है, आज सारे बराती का जो सल्फेट है वो कैसा होगा? इनसॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल। अब बात आती है NaNO3 की। NaNO3 क्या है बेटा? नाइट्रेट है। ध्यान सुनना, दुनिया में जितने नाइट्रेट मिलते हैं सब सॉल्युबल होते हैं। कोई भी नाइट्रेट दिया, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम, ये वो इधर उधर का कोई भी नाइट्रेट दे दे, इसका उसका तेरा मेरा है ना, इधर उधर का पड़ोसी का कोई भी नाइट्रेट आ जाए, सारे नाइट्रेट कैसे होते हैं बेटा? सॉल्युबल। तो ये पॉइंट भी चाहो तो लिख लेना, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सारी जो बातें सॉल्युबिलिटी की थी, इसको डिस्कस करने के बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। और जो नेक्स्ट टॉपिक हमें समझना है, जो नेक्स्ट है ना, मतलब ऐसा समझ ले कि जैसे पीरियोडिक टेबल का आखिरी टॉपिक था EN और उसमें एप्लीकेशन था, वैसे ही केमिकल बॉन्डिंग का जो आखिरी टॉपिक आता है वो आता है फजान्स रूल। ठीक है, और इसमें भी इसके एप्लीकेशन वगैरह है कई सारे, तो वो भी हमें डिस्कस करने हैं। पर पहले अभी समझते हैं पोलराइजेशन है क्या। देखो, पोलराइजेशन का मतलब क्या है? पोलराइजेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें किसी आयनिक कंपाउंड कौन होता है? जिसके अंदर कैटायन होता है और एनायन होता है। जरा ध्यान देते जाएगा यहाँ पर बोर्ड पे। बेटा सपोज ये बनाया अपन ने कैटायन, और सपोज ये बनाया अपन ने एनायन। जरा ध्यान से देखिए, कैटायन का साइज कैसा रखा अपन ने? छोटा, एनायन का साइज बड़ा। ये फैक्टर्स भी आएंगे, याद करिए। लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी में एक तो चार्ज आता था और एक साइज आता था। तो साइज को जरा दिमाग में, ये डायग्राम अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये डायग्राम समझ लिया मतलब सारे फैक्टर आ जाएंगे आपको। ठीक है, ये कौन है? कैटायन, और ये कौन है? एनायन। ठीक है भाई, एक कैटायन और एक एनायन। अब देखो, ये जो पहला वाला अपन ने लिखा है ये कैटायन है, और जो दूसरा वाला लिखा है वो अपन ने एनायन है। ये तो अभी इनके न्यूक्लियस दिखाए हैं, ये मत बोलना कि सर ये माइनस लगा दो, न्यूक्लियस है। ठीक है ना? तो एक कैटायन और एक एनायन। अब देखो, पोलराइजेशन के लिए, अच्छे पोलराइजेशन के लिए, ज्यादा पोलराइजेशन के लिए कैटायन कैसा चाहिए? छोटू, और एनायन कैसा चाहिए? बड़ू। जितना छोटा कैटायन होगा और जितना बड़ू एनायन होगा उतना बढ़िया पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? कैटायन एनायन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना, एनायन में यहाँ पर ढेर सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बैठी हुई होगी, तो कैटायन क्या करेगा? कैटायन एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। तो कैटायन जब एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है तो उसको ऐसा बोलते हैं कि एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो गया? डिस्टॉर्ट हो गया। क्या हो गया? डिस्टॉर्शन। याद करिए, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, मतलब जो होना था उससे कुछ हटके हो जाए तो क्या बोला जाता है? डिस्टॉर्शन। तो कैटायन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो बेटा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये कैटायन क्या करेगा? इस एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा। अब देखो है क्या, इसको समझना। वैसे तो कैटायन है ना बिल्कुल पास में रखा होता है, ऐसे रखे होते हैं ये बिल्कुल है ना पास में, पर अब अपने को डायग्राम दिखाने के लिए दूर दूर बनाना पड़ता है, बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। अब होता क्या है कि ये जो एनायन होता है ना, ध्यान समझना, ये एनायन बना दिया। अब इस एनायन में यहां जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन खुद के न्यूक्लियस से तो दूर है, डिस्टेंस देखो, और इसके न्यूक्लियस के नजदीक है। अब खुद सोचो कि एक प्लस है, उसने अपने इलेक्ट्रॉन को ढीला छोड़ रखा है, वो जो बाजू वाला प्लस है खींच लेगा? नहीं खींचेगा? खींचेगा, ये तो होना ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ इसने अपने इलेक्ट्रॉन को ढील दे दी, इसने खींच लिया। अब इसने खींच लिया तो इसने खींचा, ये इलेक्ट्रॉन सारे बंधन बंधन रिश्ते नाते तोड़ के आ गया, इधर बाहर आ गया बाउंड्री के, लक्ष्मण रेखा पार कर दी इसने। अब ये बाउंड्री के बाहर आ गया। अब इसने बोला इसके दरवाजा ठक 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 ठक, बोले एंट्री ले लेते हैं, क्या परेशानी है। पर दरवाजा ठक ठका, यहाँ इसका इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ था। अब इसका भी तो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ था। कहानी में ट्विस्ट है भाई, सारी कहानी ऐसा सिंपल थोड़ी होती है। तो इसने खींचा तो सही, इलेक्ट्रॉन आ भी गया, अपने बंधे रिश्ते नाते तोड़ के आ गया बाहर, निकल आया चौखट के बाहर आ गया। और इधर बोले एंट्री लेनी, इधर एंट्री वाले ने मना कर दिया, बोले ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन अब ना घर का रहा ना घाट का रहा, अरे ना घर का रहा ना, तो ये दोनों के बीच में आ गया। अब इसका इस्तेमाल ये भी करेगा ये भी करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है? और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया
इसका मतलब कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा? कोवलेंट। भैया कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। तो अब एक बात बताओ, यहां पर इस केटायन ने क्या करा, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट तो कर लिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर आ गया, लेकिन इसके अंदर एंटर नहीं कर पाया। तो यहां पर ऐसा दिखेगा कि केटायन एनायन में इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है बेटा? शेयरिंग। और अगर कहीं पर भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो इसी को हम लोग बोल देते हैं कि यहां पर क्या हो गया है? पोलराइजेशन। और जहां पर पोलराइजेशन होगा वहां पर क्या आ जाएगा बेटा? कोवैलेंट कैरेक्टर। तो पोलराइजेशन का मतलब क्या? केटायन जब एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है, और ऐसे खींचता है कि वो इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में क्या हो जाए? शेयर। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं बेटा? पोलराइजेशन। याद करिए, एक लाइन हम लोगों ने सुनी थी, दुनिया का कोई भी कंपाउंड ना तो 100% आयनिक होता है, ना ही 100% कोवेलेंट होता है। ये जो कंपाउंड है ना आपके सामने, ये कैसा कंपाउंड है? आयनिक। केटायन एनायन मतलब आयनिक है। तो आयनिक कंपाउंड में भी थोड़ा बहुत कौन सा कैरेक्टर आएगा? कोवेलेंट। और वो कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे आएगा उसका हमने एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखा कि इस तरह से कोवेलेंट कैरेक्टर आता है। अब आगे की बात सुनिएगा ध्यान से, सुनते जाइए अभी, है ना, डायग्राम को समझ लीजिए अच्छे से। अब देखो, पोलराइजेशन मतलब ये इलेक्ट्रॉन का बीच में आना, जितना इलेक्ट्रॉन बीच में आएगा उतना ज्यादा क्या होगा? पोलराइजेशन। ठीक है। अब मुझे बताओ पोलराइजेशन ज्यादा कब होगा? जब केटायन इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा या कम खींचेगा? ज्यादा। यहां पर दो चीजें, दो में से एक पोलराइज कर रहा होगा और एक पोलराइज हो रहा होगा। क्या आपको डायग्राम देखकर समझ में आ रहा है? पोलराइज कौन कर रहा है? केटायन। और पोलराइज कौन हो रहा है? एनायन। तो केटायन जो है वो पोलराइज करता है, और केटायन के पोलराइज करने के पावर को कहा जाता है पोलराइजिंग पावर। केटायन क्योंकि पोलराइज कर रहा है तो इसका वो पावर जिससे ये पोलराइज करेगा, जितने पावर से ये पोलराइज करेगा उसको क्या बोलेंगे? पोलराइजिंग पावर। अच्छा मुझे बताओ, अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा हुआ तो क्या पोलराइजेशन ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा। ज्यादा होगा। और पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन बीच में ज्यादा आएगा, और इलेक्ट्रॉन बीच में ज्यादा आएगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा आएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी उतना ही ज्यादा क्या आ जाएगा? कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर। बताइए, एनायन पोलराइज कर रहा है या पोलराइज हो रहा है? हो रहा है। तो अब एनायन पोलराइज हो रहा है, तो एनायन के पोलराइज हो जाने की एबिलिटी को, टेंडेंसी को क्या कहा जाता है? पोलराइजेबिलिटी। वो पोलराइज कर रहा है या पोलराइज हो रहा है? तो इसके पोलराइज हो जाने की एबिलिटी को क्या कहा जाता है बेटा? पोलराइजेबिलिटी। मुझे बताइए, अगर ये आसानी से पोलराइजेबिलिटी दिखाता है, अगर इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, मतलब पोलराइज हो जाने की एबिलिटी ज्यादा है, तो बताइए पोलराइजेशन ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा। तो चाहे तो केटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो जाए या फिर एनायन का पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो जाए, ये दोनों बातें किसको इंडिकेट करेगी? ज्यादा पोलराइजेशन को। अब एक और बात सुने, पोलराइजिंग पावर अगर मुझे ज्यादा करना है या पोलराइजेबिलिटी मुझे ज्यादा करना है, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी ज्यादा होगा तो ये ऑब्वियसली ज्यादा होगा, तो उसके फैक्टर्स क्या क्या है उसको चार्ज और साइज पे समझते हैं। मुझे एक बात बताओ, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने के लिए केटायन का खींचने का पावर ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? और उसका खींच देने का पावर ज्यादा। हाँ बिल्कुल सही पकड़े, सही पकड़े हैं, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ? जेड इफेक्टिव के टर्म्स में सोचिए, अगर इसका खींचने का पावर ज्यादा, तो बताइए इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? ज्यादा। जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा वही तो अट्रैक्ट करेगा, और इसका जेड इफेक्टिव कम होना चाहिए, क्योंकि जेड इफेक्टिव कम होगा तभी तो आराम से इलेक्ट्रॉन देगा, जाने देगा। अब मुझे बताओ, अगर जेड इफेक्टिव को चार्ज और साइज से कंपेयर करो, किससे कंपेयर करो? क्योंकि अपने पास दो फैक्टर होते हैं आयनिक कंपाउंड में, एक तो चार्ज और एक साइज या रेडियस। ठीक है, जेड इफेक्टिव और केटायन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। मुझे बताओ, क्या जेड इफेक्टिव और पॉजिटिव चार्ज का कोई रिलेशन होता है क्या? जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मुझे जेड इफेक्टिव ज्यादा चाहिए तो पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए? ज्यादा। अच्छा, यहां पर जेड इफेक्टिव क्या चाहिए? कम, ताकि जाने दे। क्या जेड इफेक्टिव और नेगेटिव चार्ज, एनायन है ना, एनायन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। क्या ये डायरेक्ट होते हैं या इनवर्स होते हैं? इनवर्स। मतलब जेड इफेक्टिव कम चाहिए तो नेगेटिव चार्ज क्या चाहिए? ज्यादा। इसका मतलब क्या निकला? इसको भूल जाइए, अब जेड इफेक्टिव को, सिर्फ चार्ज को ध्यान दीजिए। अगर केटायन का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हुआ या फिर एनायन का नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो, कोई भी चार्ज ज्यादा हो, चाहे पॉजिटिव ज्यादा हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, ये दोनों चार्ज ज्यादा होंगे तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा। इसको एक लाइन में अगर हम बोले तो इसको मैं ऐसा बोलूंगा कि जब जब चार्ज बढ़ेगा, कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव नेगेटिव, जब जब चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन भी बढ़ेगा। अब आइए इसको साइज के ऊपर लेके चलते हैं। बताइए, रेडियस की बात करें या साइज की बात करें? बेटा डायग्राम देखकर ही समझ में आ जाना चाहिए। अच्छे पोलराइजेशन के लिए केटायन छोटू और अच्छे पोलराइजेशन के लिए एनायन बड़ू चाहिए। और इसको इसको आप डायग्राम से भी समझ लो। एक बात बताओ, अगर किसी का जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है तो अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो साइज,
और किसी का जेड इफेक्टिव कम तो अट्रैक्शन कम तो साइज ज्यादा। तो ये बात समझ में आती है अपने को। अब मैं यहाँ से जेड इफेक्टिव हटा देता हूँ क्योंकि जेड इफेक्टिव से हमें कुछ समझना नहीं, हमें एक्चुअल में चार्ज और साइज समझना था। ये बातें आपके सामने आती है। पहले काम करें, इस डायग्राम को नोट डाउन कर ले। अच्छा, इसको इधर भी लिख रहा हूँ, एक बात देख लो बेटा, अगर कैटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा हुआ, ध्यान सुनना, कैटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा हुआ या फिर एनायन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हुई, क्या ये दोनों में से कोई भी ज्यादा हो जाए या इवन दोनों ज्यादा हो जाए तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो पोलराइजेशन क्या रहेगा? ज्यादा। अच्छा, पोलराइजेशन ज्यादा हुआ तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा या कम? ज्यादा। और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो आयनिक कैरेक्टर क्या आ जाएगा? कम। बिकॉज ध्यान सुनना, किसी भी कंपाउंड में कोवेलेंट और आयनिक मिला के 100% कैरेक्टर होगा मिला के। तो अगर कोवेलेंट का परसेंटेज बढ़ेगा तो आयनिक का परसेंटेज कम होगा। तो जब जब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर कम होगा, या आयनिक बढ़ेगा तो कोवेलेंट कम हो जाएगा। बात एक, इसको नोट डाउन करिए, इसके फिर फैक्टर्स वगैरह पे आते हैं, अलग से लिखेंगे उनको। डायग्राम बना लो आराम से क्योंकि डायग्राम इंपॉर्टेंट है काफी, और इसी में सारे फैक्टर्स वगैरह आते हैं, फिर डेफिनेशंस देखते हैं मन में। क्या हो गया, दिख नहीं रहे तेरे को? है टीवी बंद है? जब बोल दे भैया को, कहना भैया टीवी चालू करो। अब इतना पैसा देके आईपीएल ही देखना था, सारे स्टेडियम में जा जाके घूम घूम के देखता है? हो सकता है धोनी तेरे जैसे ना समझ को ले लेता टीम में, बोले ये तो भरोसा करता है कम से कम मुझ पे कि मैंने फिक्सिंग नहीं करी है। अभी तो अगले साल भी खेलेगा, है ना? है? चले बेटा ना, अब ये डायग्राम हो जाने के बाद यहाँ पर हमें कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात करनी है। डेफिनेशन कौन कौन सी समझनी है? एक तो पोलराइजेशन, फिर पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद द डेफिनेशन ऑफ पोलराइजेशन। स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, लिखना स्टार्ट करेंगे। द फिनोमिना the phenomena in which the phenomena in which cation the phenomena in which cation attracts the phenomena in which cation attracts, है ना? अट्रैक्ट्स के बाद में ब्रैकेट में डिस्टॉर्ट लिख लेना, है ना? अट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, डिस्टॉर्ट भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। द फिनोमिना इन विच cation attracts electron density of anion, electron density of anion, electron density of anion towards itself such that the electron gets such that the electron gets shared between them, such that the electron gets shared between them,
such that the electron gets shared between them. ठीक है, दूसरी डेफिनेशन बोल रहा हूं, लिखिएगा पोलराइजिंग पावर। दूसरी डेफिनेशन पोलराइजिंग पावर लिखिएगा। अच्छा, पोलराइजिंग पावर टर्म किस लिए डिफाइन होती है, कैटायन या एनायन? कैटायन। पोलराइजिंग पावर किसके लिए? कैटायन के लिए ना। तो लिखिएगा द कैपेसिटी ऑफ कैटायन, द कैपेसिटी ऑफ कैटायन टू, द कैपेसिटी ऑफ कैटायन टू attract, the capacity of cation to attract the electron density of anion, electron density of anion। ठीक है, अब देखो ये जो अपन ने लिखा है पोलराइजिंग पावर, ध्यान से देखना, इसका ये फॉर्मूला या फैक्टर अपने को लिखना है। इस फॉर्मूले और फैक्टर को पहले समझ लेते हैं कि ये है क्या। आपके सामने लिखा है बेटा पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर को ही एक और नाम दिया जा सकता है क्या? आयनिक पोटेंशियल, और इसको एक और नाम दे सकते हैं चार्ज डेंसिटी। ध्यान सुनिएगा बेटा, इधर देखो, पोलराइजिंग पावर अगर ज्यादा चाहिए तो क्या पोलराइजिंग पावर पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्स है? बेटा डायरेक्टली। वहां देखो पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। और बताइए, अच्छा पोलराइजिंग पावर ज्यादा चाहिए तो साइज कैसा चाहिए? छोटा। मतलब पोलराइजिंग पावर और साइज डायरेक्टली या इनवर्सली? इनवर्स है। तो पोलराइजिंग पावर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। यही लिखा है, पोलराइजिंग पावर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। बेटा याद करिए, केमिकल बॉन्डिंग में, सॉरी पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ा था। क्या ये याद आ रहा है आपको? अच्छा, इसमें डायगोनल रिलेशनशिप में लिथियम और मैग्नीशियम का जो रीजन था वो था सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, लेकिन बेरिलियम और एल्यूमिनियम का रीजन था सिमिलर आयोनिक पोटेंशियल या फिर सिमिलर फाई। तो बेटा आयनिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? फाई। और जो हमने वहां पर भी फाई बोला था उसमें हमने इनका चार्ज और साइज का रेशो निकाला था, वही बात यहां भी लिखी जा रही है। तो इसको पोलराइजिंग पावर भी बोलते हैं, इसको आयनिक पोटेंशियल भी बोलते हैं, और इसको चार्ज डेंसिटी भी बोला जा सकता है। ये तीनों बातें एक ही होती है। नोट करें पहले से, आगे बढ़ते हैं पोलराइजेबिलिटी की डेफिनेशन एंड अदर पॉइंट्स। तो परसों इम्तिहान है आपको सुबह 9 बजे से कितने बजे? 9 बजे से है। फायदा है भाई, 12:30 बजे फ्री हो जाए, 2 दिन मिलेंगे। हर चीज में ढूंढो बस। हाँ, तो संडे को भी होता तो क्या कर लेता इसी है। तो थोड़ा बहुत तो अभी भी आना चाहिए। संडे को होता तो सोते ही रहते, सैटरडे को भी पढ़ लेंगे आराम से। अच्छा, ये बात है ना, बाहर उधर ये वो बाहर वो लगा हुआ स्कैनर दरवाजे पे लगा हुआ ना, QR कोड लगा हुआ है, पता ही नहीं पता वो। हाँ, उसको स्कैन कर लिया करो, कोई भी दिक्कत हो है लिख दो। तुम्हारी जो इच्छा, तुमको जो दिक्कत है सब लिखो उसको, इसीलिए लगा हुआ है वो। हाँ, जो जो परेशानी सब लिखो, सब लिखो। हाँ हाँ सब। चलिए ना, अब इसके बाद आगे बात करते हैं पोलराइजेबिलिटी में। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी की बात करें, पोलराइजेबिलिटी टर्म किसके लिए डिफाइन होती है बेटा? एनायन के लिए। हेडिंग डाल लीजिएगा, पोलराइजेबिलिटी डेफिनेशन बोल रहा हूं, लिखिएगा द एबिलिटी ऑफ एनायन, द एबिलिटी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज्ड, द एबिलिटी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज्ड, द एबिलिटी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज्ड। ठीक है, अब देखो पोलराइजेबिलिटी के लिए यहां पर कुछ लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा बेटा। पोलराइजेबिलिटी ज्यादा कब होगी? जब नेगेटिव चार्ज क्या होगा? ज्यादा, और साइज भी क्या होगा? ज्यादा। मतलब पोलराइजेबिलिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज एंड पोलराइजेबिलिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। मतलब पोलराइजेबिलिटी, नेगेटिव चार्ज और साइज तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या इसको लॉजिकली सोचो, एनायन को अपना इलेक्ट्रॉन जाने देना है। एनायन अपना इलेक्ट्रॉन कब जाने देगा? जब उसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो आराम से दे सकता है। और
अगर साइज बड़ा हुआ तो अच्छे पोलराइजेशन के लिए एनायन छोटू चाहिए कि बड़ू चाहिए? बड़ू। जितना बड़ा एनायन उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल फिनोमिना जो था वो हमने डिस्कस कर लिया। अब इसी को वन बाय वन हम लोग है ना फैक्टर्स के फॉर्म में, दो फैक्टर के फॉर्म में पढ़ेंगे। पहला फैक्टर कौन सा आएगा? चार्ज। और चार्ज का फैक्टर देख लो पहले ही, जब जब चार्ज बढ़ेगा, जब जब चार्ज बढ़ेगा, चाहे पॉजिटिव बढ़े चाहे नेगेटिव बढ़े, पोलराइजेशन बढ़ेगा। और दूसरा फैक्टर जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि अच्छे पोलराइजेशन के लिए केटायन कैसा होना चाहिए? छोटू, और एनायन कैसा होना चाहिए? बड़ू। ये दोनों बातें अभी आपके सामने आने वाली। एक और फैक्टर होता है तीसरा, उसको बाद में देखते हैं, पहले इन दो पे बात कर लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के लिए जब भी क्वेश्चन आया बेटा, सबसे पहला फैक्टर पूरे आयनिक बॉन्ड में, चाहे हमने लैटिस पढ़ा चाहे हाइड्रेशन पढ़ा, दो फैक्टर तो हमेशा एक चार्ज और एक रेडियस। और डोमिनेटिंग फैक्टर हमने किसको माना है? हमेशा चार्ज को। तो आइए चार्ज से शुरू करेंगे बेटा। अच्छे पोलराइजेशन के लिए मैंने क्या बोला? जब जब चार्ज बढ़ेगा, चाहे पॉजिटिव चार्ज बढ़े केटायन का और चाहे नेगेटिव चार्ज बढ़े एनायन का, जब जब चार्ज बढ़ेगा तब तब पोलराइजेशन बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पोलराइजेशन के लिए ये जो चार्ज की बात है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे आ जाती है। एग्जांपल्स की बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि क्या क्या एग्जांपल यहाँ पर फ्रेम किए जा सकते हैं इसके पैटर्न पे। चले बेटा ना, अब यहाँ पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर हमने कौन सा लिखा बेटा? चार्ज। ठीक है, आइए बात करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा। एग्जाम में ऐसे इनमें से कुछ भी दे दिया गया आपको और बोला गया कि इसमें पोलराइजेशन का ऑर्डर बनाइए, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बनाइए और इसमें आयनिक कैरेक्टर ऑर्डर बनाइए। अच्छा, एग्जाम में अगर पोलराइजेशन लिख के दे दिया तो समझ में ही आ जाना चाहिए कि पोलराइजेशन का क्वेश्चन है, फजांस रूल से सॉल्व होगा। लेकिन बाई चांस पोलराइजेशन के बदले कोवेलेंट कैरेक्टर या आयनिक कैरेक्टर पूछा तो ध्यान सुनिएगा, किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा और किसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको जो काम करना होता है ना, वो क्या करना होता है? आपको सबसे पहले देखना होता है कि मेटल नॉन मेटल है या नॉन मेटल नॉन मेटल। भैया मेटल नॉन मेटल होगा तो जनरली आयनिक, और नॉन मेटल होगा तो जनरली कोवेलेंट। जैसे मैं आपको बोलूं कि ये MnO है और ये SF2 है और मुझे बताना है इनमें से कौन मोर आयनिक है, तो बेटा ये मेटल और नॉन मेटल का बॉन्ड है, और मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड, और ये नॉन मेटल का बॉन्ड है, ये क्या होगा? कोवेलेंट। तो इसमें से मुझे पोलराइजेशन लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें मुझे सिर्फ देखना है कि ये मेटल नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड मोर आयनिक, नॉन मेटल का बॉन्ड लेस आयनिक या मोर कोवेलेंट। लेकिन हाँ, यहां देखिए मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल सारे क्या होने चाहिए? आयनिक। लेकिन अब आयनिक में पूछा कौन ज्यादा आयनिक या कौन ज्यादा कोवेलेंट। तो ऐसे केसेस में आप क्या लगाओगे? पोलराइजेशन। आयनिक कंपाउंड्स में कौन ज्यादा आयनिक होगा या कौन कम आयनिक होगा या कौन ज्यादा कोवेलेंट होगा कौन कम कोवेलेंट होगा, इसको डिटरमाइन करने के लिए आपको जो फिनोमेना यूज करना है वो क्या है बेटा? पोलराइजेशन। क्योंकि ये जो पूरा फजांस रूल है ये आपको क्या बताता है? कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। ये आयनिक था, केटायन एनायन में कितना आयनिक कैरेक्टर, केटायन एनायन के बीच में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा, इसको डिटरमाइन करने के लिए आप हमेशा क्या यूज करेंगे? पोलराइजेशन। जहां पर आपने फजांस रूल लिखा उसके बाजू में लिखिएगा, हेडिंग के बाजू में, टू डिटरमाइन covalent character in ionic compounds, to determine covalent character in ionic compound। भाई किसी भी आयनिक कंपाउंड में कौन ज्यादा कोवेलेंट है कौन कम कोवेलेंट है, अगर इसको पहचानना है तो आपको यूज करना पड़ेगा बेटा पोलराइजेशन, टू डिटरमाइन कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स।
टू डिटरमाइन कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, चलिए आइए इसके ऊपर बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो CrO, Cr2O3, CrO3, आपको ऑर्डर किसका बनाना है बेटा? एक तो पोलराइजेशन का, एक कोवेलेंट कैरेक्टर का, एक आयनिक कैरेक्टर का। ठीक है, अब मुझे बताओ CrO पे चलते हैं बेटा। चार्ज निकालना है, पहला फैक्टर पोलराइजेशन का क्या है? चार्ज। मुझे बताइए CrO में क्रोमियम पे कितना चार्ज आएगा? +2, यहाँ पर आएगा +3 और यहाँ आएगा +6। अब ये चार्ज निकालना आना चाहिए अपने को, ठीक है ना। एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है? -2, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्रोमियम पे +2, 3 ऑक्सीजन पे टोटल -6, उसको बैलेंस 2 क्रोमियम करेंगे तो हर क्रोमियम पे +3 होना चाहिए। इस तरह से चार्ज निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। बेटा लेफ्ट टू राइट जाने पर बताओ चार्ज बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। और जब जब चार्ज बढ़ेगा तब तब पोलराइजेशन बढ़ेगा। जब जब चार्ज बढ़ेगा तब तब पोलराइजेशन बढ़ेगा। इस लाइन को लिख लेना कि जब जब चार्ज बढ़ेगा तब तब पोलराइजेशन बढ़ेगा। अब वो चार्ज कोई भी हो, कैटायन का चार्ज हो चाहे एनायन का चार्ज हो, जब जब चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा। जब जब चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो बेटा लेफ्ट टू राइट जाने पर +2, +3, +6, लेफ्ट टू राइट जाने पर चार्ज बढ़ रहा है। जब जब चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो बताइए कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो जब जब पोलराइजेशन बढ़ेगा तब तब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और जब जब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तब तब आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। ध्यान से देखिए, लेफ्ट टू राइट जाने पर पोलराइजेशन बढ़ रहा है, पोलराइजेशन बढ़ रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। जरा ध्यान सुनिएगा, अभी आगे की बात फटाफट करेंगे, पहले इसको और समझ लेते हैं। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता कि CrO, Cr2O3 और CrO3 में से मोस्ट आयनिक कौन है? कौन होता है मोस्ट? क्योंकि आयनिक कैरेक्टर्स का सबसे ज्यादा है। और आपसे पूछता है इनमें से मोस्ट कोवेलेंट कौन है? CrO3। क्या बात समझ में आ रही है? ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अच्छा मुझे बताओ MnO, MnO2, Mn2O7, बेटा इस पे चार्ज आ रहा है +2, इस पे चार्ज आ रहा है +4, इस पे आ रहा है +7। क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर चार्ज बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। जब जब चार्ज बढ़ेगा तब तब पोलराइजेशन बढ़ेगा, जब जब पोलराइजेशन बढ़ेगा तब तब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और जब जब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। SF2, SF4, SF6, बेटा +2, +4, +6। अब यहां पर लेफ्ट टू राइट जब आप जा रहे हो तो चार्ज बढ़ रहा है, जब जब चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। आइए यहां पर NaF, MgF2, LF3, मुझे बताइए सोडियम पे कितना चार्ज होता है? +1, मैग्नीशियम पे +2, एल्यूमिनियम पे +3। फ्लोराइड का चार्ज नहीं लिख रहा हूं क्योंकि फ्लोराइड में हर जगह -1, -1, -1 होगा, तो अपन को सिर्फ इतना ही देखना है। यहां पर बताइए क्लोरीन पे -1, सल्फर पे -2, फास्फोरस पे -3। क्या वहां पर भी लेफ्ट टू राइट जाने पर चार्ज बढ़ रहा है? हाँ, चाहे पॉजिटिव बढ़े और यहां पर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। कोई भी चार्ज बढ़े, चाहे पॉजिटिव बढ़े चाहे नेगेटिव बढ़े, जब जब चार्ज बढ़ेगा तब तब पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर कम। पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर कम। नोट डाउन कर लीजिए सर। जिन्होंने पांचों नोट डाउन कर लिया, 6th वाला क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लें। बताइए इसमें SnCl2 पे चार्ज कितना आएगा बेटा? +2। SnCl4 पे +4, चार्ज बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर कम।
चलिए ना, अब ये सारे ऑर्डर्स हो जाने के बाद ये पहला फैक्टर हम लोगों ने पढ़ा। पहला फैक्टर क्या था बेटा? चार्ज। दूसरे फैक्टर की तरफ आते हैं। सेकंड नंबर पे जो फैक्टर हम लोगों को पढ़ना है वो फैक्टर कौन सा आएगा बेटा? साइज, ठीक है, या रेडियस। याद करिए डायग्राम, अच्छे पोलराइजेशन के लिए कैटायन कैसा चाहिए बेटा? छोटा, मतलब इनवर्स होना चाहिए। जितना छोटा कैटायन उतना ज्यादा पोलराइजेशन। ध्यान सुनिएगा, कैटायन का साइज जितना कम होगा पोलराइजेशन उतना ज्यादा। और पोलराइजेशन एनायन के साइज पे कैसे डिपेंड करेगा? डायरेक्ट, जितना बड़ू एनायन उतना ज्यादा पोलराइजेशन। तो एनायन बड़ा होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, कैटायन छोटा होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा। मतलब ये रिलेशन कुछ इस तरह से बन के आ जाता है। अब आइए इसको अप्लाई करते हैं एग्जाम्पल्स के फॉर्म में। सबसे पहला एग्जाम्पल अपन लेते हैं सपोज पीबीओ पीबीएस। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ZNO ZNS। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं सपोज HGO HGS। यहां पर इन सबके लिए अपने को पोलराइजेशन, कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर डिटरमाइन करना है। अगेन यहाँ पर पोलराइजेशन, कोवेलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर। यहाँ पर भी पोलराइजेशन, कोवेलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर अपने को डिटरमाइन करना है। और भी एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ जब तक, फिर एक साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब इधर ध्यान देना। हम लोग यहाँ पर साइज वाले फैक्टर की बात कर रहे हैं। साइज वाले फैक्टर में आपको बता दिया कैटायन और एनायन में से जितना छोटा कैटायन उतना ज्यादा पोलराइजेशन, जितना बड़ा एनायन उतना ज्यादा पोलराइजेशन। आइए अप्लाई करते हैं। देखो, आपको इनमें से कोई सा भी केस दे दिया, इनमें पूछा पोलराइजेशन, कोवेलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर। बेटा पोलराइजेशन के सबसे पहला फैक्टर कौन सा देखोगे? चार्ज। वो तो देखना ही है आपको, ठीक है ना। आइए चार्ज की बात करें। इस पे कितना आ रहा है? +2 इस पे आ रहा है, -2 इस पे आ रहा है, +2 इस पे आ रहा है, -2। यहाँ पर देखो +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2 -2। ठीक है, आइए यहां पर बात करें चार्ज की, तो इधर देखें ये चार्ज क्या आ रहा है बेटा? +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1। यहां पर भी चार्ज +1 -1 +1 -1 +1 -1। यहां पर चार्ज +3 -1 +3 -1 +3 -1 +3 -1। जरा सारे केसेस देखिए, हर जगह चार्ज जो है वो क्या आ रहा है बेटा? सेम, +2 -2 +2 -2। ये तीनों में एक जैसी कहानी है। जब चार्ज सेम हो जाता है तो दूसरे नंबर पे जो फैक्टर आपको देखना वो क्या है बेटा? साइज। और देखो साइज में दो बातें हैं कि कैटायन देखना है या एनायन देखना है। कैटायन तो दोनों जगह सेम है, कैटायन दोनों जगह सेम है, कैटायन दोनों जगह सेम है, तो कैटायन देखने से तो कोई फायदा होना नहीं वाला। तो अपने को किसको देखना पड़ेगा? एनायन को। और बताइए अच्छे पोलराइजेशन के लिए एनायन छोटू या बड़ू? बड़ू। मुझे बताओ, ऑक्साइड और सल्फाइड में से, ऑक्साइड और सल्फाइड में से सल्फाइड बड़ा है। जितना बड़ा एनायन उतना ज्यादा पोलराइजेशन, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, उतना कम आयनिक कैरेक्टर। जितना बड़ा एनायन उतना ज्यादा पोलराइजेशन, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, उतना कम आयनिक कैरेक्टर। इधर आइएगा DEF की तरफ। बेटा यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो बताइए चार्ज अगेन सेम है, चार्ज अगेन सेम है, चार्ज अगेन सेम है। चार्ज सेम तो अगला फैक्टर क्या देखोगे? साइज। अब साइज की अगर मैं बात करूं तो बेटा क्लोराइड तो कॉमन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। क्या कैटायन अलग अलग है या नहीं है बेटा? है। और अच्छे पोलराइजेशन के लिए अगर कैटायन देखना है तो कैटायन कैसा चाहिए? छोटा। जितना छोटा कैटायन उतना ज्यादा पोलराइजेशन, जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, और उतना ही कम क्या आ जाएगा बेटा? आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। याद करिए हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा था अलबेली के सीबीआई कोवेलेंट होते हैं, है ना। अलबेली के सीबीआई कोवेलेंट क्यों होते हैं? तो उसका रीजन हमें यहाँ पता चलेगा पोलराइजेशन से। आप देखो, ली के सीबीआई है, अल के सीबीआई है, बेरिलियम नहीं लिखा मैंने। अब मुझे बताओ, लेफ्ट टू राइट जाने पर कैटायन तो सेम है, कैटायन तो सेम है। एनायन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर एनायन बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है।
और जितना बड़ा एनायन उतना ज्यादा पोलराइजेशन, मतलब यहाँ लेफ्ट टू राइट जाने पर पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। जरा इसको देख के बताओ, LiF, LiCl, LiBr, LiI, क्या इसका आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है? इसका मतलब नेचर में ये मिलता है आयनिक, जबकि ली के CBI कोवेलेंट। ऐसे एल्यूमिनियम का फ्लोराइड आयनिक, लेकिन अल का जो CBI होता था वो कैसा मिलता था आपको? कोवेलेंट। नोट डाउन कर लीजिए इसे। देख लिया भाई सबने? ठीक है, अब आते हैं इसके एप्लीकेशंस की तरफ। ठीक है, अभी ये जो हमको डिस्कस करना था वो तो हमने कर लिया, अब इसके एप्लीकेशंस पे बात करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एप्लीकेशंस में बात करें तो पोलराइजेशन में सबसे पहला जो एप्लीकेशन आपको पढ़ना है वो एप्लीकेशन आता है बेटा सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अभी जो सॉल्युबिलिटी टॉपिक है इसको हमने कल और आज भी थोड़ा बहुत डिस्कस करा शुरू में, क्यों आज होगा प्रभात, आज सारे बाराती कैसे पागल हो गए, तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा बेटा। सॉल्युबिलिटी में दो तरह के कॉन्सेप्ट्स काम में आते हैं। एक तो जो कल और आज हमने पढ़ा था लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट, कॉमन आयन छोटा तो ये और बड़ा तो वो, और एक कॉन्सेप्ट जो काम में आता है वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है बेटा? पोलराइजेशन। ठीक है, अब पहली बात ये समझनी कि सॉल्युबिलिटी को कब लैटिस हाइड्रेशन से सॉल्व करना है जो हम पढ़ चुके, और सॉल्युबिलिटी को कब पोलराइजेशन से सॉल्व करना है। तो उसका तरीका क्या है बेटा? उसके लिए आपको केटायन देखना होता है। अगर क्वेश्चन में एस ब्लॉक के केटायन दिए हुए हैं, किसके केटायन दिए हुए हैं? एस ब्लॉक, तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना पोलराइजेशन के, उनको आप किससे सॉल्व करोगे बेटा? सॉल्युबिलिटी से। और अगर पोलराइजेशन के क्वेश्चन में आपको पी ब्लॉक
या फिर डी ब्लॉक का कैटायन दिया जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को आप किससे सॉल्व करेंगे बेटा? पोलराइजेशन से। ठीक है, आइए इसको अप्लाई करके देखते हैं वन बाय वन। इसको लिख लेना मार्जिन में, आप कहीं पर भी काम आएगा ये पॉइंट। अब देखो सॉल्युबिलिटी में ध्यान सुना, याद करो, लाइक डिसॉल्व लाइक, 3 स्टेटमेंट लिखाए थे। आयनिक कंपाउंड मोर पोलर, कोवेलेंट कंपाउंड लेस पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। और मैंने बोलता जैसा सॉल्यूट वैसा सॉल्वेंट। जरा वो कल जो हमने लाइक डिसॉल्व लाइक पे 3 स्टेटमेंट लिखे थे उसको देख लो एक बार, निकाल लो फटाफट, तो ज्यादा क्लियर व्यू मिल जाएगा। 3 स्टेटमेंट लिखे थे कल लाइक डिसॉल्व लाइक में। आयनिक कंपाउंड ब्रैकेट में मोर पोलर आर डिसॉल्व्ड इन मोर पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। उसके बाद पोलर कोवेलेंट कंपाउंड ब्रैकेट में लेस पोलर आर डिसॉल्व्ड इन लेस पोलर सॉल्वेंट लाइक क्लोरोफॉर्म, एसीटोन वगैरह वगैरह। और उसके बाद नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड आर डिसॉल्व्ड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब इसको खुले रहने दें, ध्यान से देखते आएगा बेटा। एक बात बताओ, सॉल्युबिलिटी 2 चीजों में देखी जा सकती है। पहला तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात करते हैं, मतलब हमारा सॉल्वेंट कौन हो? वाटर। वाटर में ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा? जिसका आयनिक नेचर है या जिसका कोवेलेंट नेचर? देख लो, आयनिक। तो वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी जिसका आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा। अच्छा, अब अगर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है इसका मतलब है कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा और पोलराइजेशन भी कम होगा, क्योंकि पोलराइजेशन ज्यादा होता तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता। तो ये हमने, जब पोलराइजेशन से हमको सॉल्युबिलिटी को सॉल्व करना होगा तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा जो कोवेलेंट कंपाउंड जो लिखे हुए ना सेकंड और थर्ड नंबर पे, वो किसमें डिसॉल्व हो रहे हैं? क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, बेंजीन, वो सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। कैसे सॉल्वेंट है? ऑर्गेनिक। तो अगर हम इसमें बात करें तो सेकंड नंबर पे जो स्टेटमेंट आता है वो आता है सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, है ना? इन थोड़ा दूर लिखना, ऑर्गेनिक थोड़ा दूर लिखना। सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात हो रही है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी? जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा कब होगा? जब पोलराइजेशन ज्यादा होगा। और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हुआ तो आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम। अब आइए इसके एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लीजिए पहला एग्जांपल आपको दिया गया, AgF, AgCl, AgBr और AgI, और आपको बोला गया कि इसका सॉल्युबिलिटी इन वाटर का ऑर्डर बनाना है। किसका ऑर्डर बनाना है? सॉल्युबिलिटी इन वाटर। देखो, अगर एग्जाम में सिर्फ इतना लिख के आ जाए ना कि सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बनाना, समझ जाना वो वाटर की ही बात कर रहा है। अगर उसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिखना होगा तो लिख के देगा सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अगर कुछ नहीं बोला, सिर्फ सॉल्युबिलिटी बोला, वाटर की बात होगी, बिकॉज वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब एक बात बताओ, वाटर में अगर सॉल्युबिलिटी देखना है तो वाटर में कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा? जिसका कैरेक्टर कैसा होगा? आयनिक या कोवेलेंट? आयनिक। अब मुझे बताओ AgF, AgCl, AgBr, AgI, सबसे पहले देखो कैटायन कौन से ब्लॉक है? डी ब्लॉक का है ना। अगर कैटायन पी ब्लॉक या डी ब्लॉक का हुआ तो आप किससे सॉल्व करोगे? पोलराइजेशन। वरना फिर अपन क्या करते हैं? कॉमन आयन छोटा बड़ा, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी कम होगी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब यहां पर कैटायन आपका आ रहा है डी ब्लॉक का, तो इसको आपको पोलराइजेशन से सॉल्व करना है। तो आपको सबसे पहले किसका ऑर्डर निकालना है बेटा? पोलराइजेशन का। मुझे बताइए पोलराइजेशन का पहला फैक्टर क्या होता है? चार्ज। चार्ज यहां पर सभी का क्या है बेटा? सेम। चार्ज सेम हो जाता तो फिर कैटायन डीपीएस तो लगेगा नहीं, कैटायन तो एक ही ब्लॉक के। तो फिर क्या देखोगे? साइज लेफ्ट टू राइट जाने पर एनायन का साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो पोलराइजेशन बढ़ रहा है, पोलराइजेशन बढ़ रहा है। और बेटा जिसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो आयनिक कैरेक्टर कम होगा, और आयनिक कैरेक्टर कम होगा तो वाटर में सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी, बिकॉज जिसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, जिसका आयनिक कैरेक्टर कम उसकी सॉल्युबिलिटी कम। या फिर आज का क्लोराइड सॉल्युबल, और क्यों आज होगा प्रभात का CBI इनसॉल्युबल, ये हमने नोट में भी लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर का केस देखिएगा। मान लीजिए आपको दिया गया बेटा PbF2, मान लीजिए आपको दिया गया बेटा PbCl2, मान लीजिए आपको दिया गया बेटा PbBr2, और आप मान लीजिए क्या दिया गया बेटा PbI2, और आपको बोला गया इसका सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बनाना है। तो बेटा सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि वो सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन लैटिस हाइड्रेशन से सॉल्व करना है या पोलराइजेशन से सॉल्व करना है। सबसे पहले कैटायन ढूंढो हर जगह। क्या कैटायन आपको S ब्लॉक का दिख रहा है या दूसरे ब्लॉक का दिख रहा है? बेटा दूसरे ब्लॉक का है। अगर S ब्लॉक का होता तो सॉल्युबिलिटी को लैटिस हाइड्रेशन से सॉल्व करता, लेकिन यहाँ पर ये दूसरे ब्लॉक का है, मतलब आपको इसको सॉल्व करना है पोलराइजेशन से। इसका मतलब है सबसे पहला ऑर्डर किसका बनाऊंगा? पोलराइजेशन का, और उसके बाद अगला ऑर्डर किसका बन जाएगा बेटा? सॉल्युबिलिटी का। सबसे पहले पोलराइजेशन को देखें तो बेटा +2 -1 +2 -1 +2 -1 +2 -1, चार्ज हो गया सेम, चार्ज सेम हो गया। उसके बाद डीपीएस लगा नहीं सकता, साइज से सॉल्व होगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज बढ़ रहा है, एनायन का साइज बढ़ रहा है। बेटा जब जब एनायन बढ़ेगा
पोलराइजेशन बढ़ेगा। अगर पोलराइजेशन बढ़ रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा है, तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। अगेन वही है, क्यों आज होगा प्रभात के CBI इनसॉल्युबल होते हैं और इनके फ्लोराइड क्या होते हैं बेटा, सॉल्युबल। नोट डाउन करिए इसे। है ना, और इसमें ज्यादा परेशान नहीं होना। इसमें अगर आप वो लेटिस हाइड्रेशन वाला कॉन्सेप्ट लगा दोगे तो भी हो जाएगा। कॉमन आयन कौन है पहले वाले में, सिल्वर। अरे हाँ, कॉमन आयन छोटा है कि बड़ा है, बड़ा है, 10 से ज्यादा है। पीबी भी 10 से बड़ा है। तो कॉमन आयन बड़ा है तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी कम होती है, वही ऑर्डर बनता है। तो ज्यादा परेशान नहीं होना। आप वो भी लगा दोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन हाँ एक्चुअल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर बना लो, इतना लिख लो, बाकी इसके आगे फिर कल ही स्टार्ट करेंगे इसको और भी एप्लीकेशन है ना।